हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका यात्राकार उमेश पंत और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेरा एक नया शो जिसमें हम बात करेंगे ट्रैवल की किताबों की। ट्रैवल राइटिंग में आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, जैसे पीको एयर का नाम सुना होगा, बिल ब्राइसन का नाम सुना होगा, या अगर भारत में देखें तो आपने निर्मल वर्मा का नाम सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, ट्रैवल पर यात्रा वृतांत लिखे हैं, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरा मकसद इस शो के ज़रिए यही है कि मैं उन कुछ किताबों के बारे में आपको बताऊं जो मैं पढ़ता रहा हूं, यात्राओं से जुड़ी हुई किताबें जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो मुझे लगता है आपको भी पढ़नी चाहिए। तो ऐसे ट्रैवलॉग जिनके बारे में कम चर्चा होती है लेकिन जिनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, ऐसी किताबें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो आपके लिए किताब लेके आया हूँ उसका नाम है पत्थर और पानी। पत्थर और पानी नेत्र सिंह रावत एक राइटर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी और पुराने समय में लिखी गई किताब है। अगर मैं देखूं तो ये किताब, इसका 6वां संस्करण आया है 2021 में। लेकिन जो किताब है, ये किताब पत्थर और पानी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रैवलॉग वाकई ऐसे लिखा जाना चाहिए। नेत्र सिंह रावत की जो यात्रा है, ये दरअसल उत्तराखंड की एक ऐसी वैली के बारे में है जिसके बारे में शायद आपने कम सुना होगा। वैली का नाम है जोहार वैली, जो कि मुनस्यारी से आगे एक घाटी शुरू होती है, बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत ही दुरूह घाटी। इसे आप कह सकते हैं कि जो मध्य हिमालय है वहाँ से आप गुजरते हैं और फिर उच्च हिमालय की तरफ निकलते हैं और जोहार वैली उसी जगह पे है। तो ये जो यात्रा है बहुत मुश्किल यात्रा है और इस यात्रा में उनको अपना साथ मिला है उनकी पत्नी का। और जो यात्रा में उन्होंने आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, रास्ते हैं, मुश्किल रास्ते, उनका जो विवरण किया है वो बहुत ही मज़ेदार है। और वो पढ़ते हुए लगता है कि जैसे आप भी उन्हीं के साथ उन रास्तों पर, उन पगडंडियों पर चल रहे हों। कहीं कहीं वो पगडंडी ख़त्म हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि रास्ता जो है बहुत ही मुश्किल है और आपको खुद महसूस होने लगता है कि आप एक मुश्किल रास्ते पे चल रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ हैं, जो कि जिनको उन रास्तों पे चलने की इतनी आदत नहीं है। तो दोनों के बीच जो संवाद हैं वो भी बहुत चुटीले हैं। और उनके साथ एक जो घोड़ा चलाते हुए एक व्यक्ति उनके साथ जा रहे हैं, जो उनका सामान भी ले जा रहे हैं और वो उनको किस तरह से गाइड करते हैं। पूरी जो कहानी है उनकी मुनस्यारी से होते हुए और फिर जोहार वैली तक पहुंचने की, वो बहुत मज़ेदार हैं। रात में कैसे वो कुछ जगहों पे फंस जाते हैं और फिर रात होते होते बड़ी मुश्किल से वो उन गाँवों तक पहुंचते हैं जहां उन्हें आखिरकार पहुंचना है। मुझे लगता है कि जो ट्रैवलॉग जो होते हैं उसमें जो जगहों के विवरण हैं वो जितने जीवंत होते हैं, उनको पढ़ने में उतना ही मज़ा आता है। और इस किताब को पढ़ते हुए आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप भी उस यात्रा पर नहीं निकले हैं जिस पर नेत्र सिंह रावत निकले हैं। जोहार वैली एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लिखा जाता है। इससे पहले विस्तार से किसी ने विवरण किया है तो वो ब्रिटिश दौर में ब्रिटिशर्स ने किया है। एटकिन एक ब्रिटिशर हुए जिन्होंने काफ़ी कुछ हिमालय के बारे में लिखा, या फिर नैन सिंह रावत की कहानियाँ आपने सुनी होंगी। ऐसे ही जो पुराने विवरण हैं ब्रिटिश दौर के, उनमें आपको इन वैलीज़ के बारे में पता चलता है। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं कि आपने जोहार वैली का भी नाम भी सुना होगा। लेकिन जब आप इन जगहों पे जाते हैं और उसकी खूबसूरती को देखते हैं तो आपको लगता है कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर जो एक हमारे अंदर एक बड़ी उत्सुकता होती है, वो इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने ही देश की ऐसी खूबसूरत जगहों पर नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो नैनीताल, शिमला, मनाली ऐसी जगहों पर जाते हैं और वो जगहें ओवर क्राउडेड हो जाती हैं। लद्दाख इस बीच बड़े फैशन में आए हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी वैलीज़ हैं, जैसे दारमा वैली है, जोहार वैली है, चौदास वैली है, ऐसी कई वैलीज़ हैं, नीलांग वैली है। उनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर शब्दों के ज़रिए यात्रा करना चाहते हैं जिस पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं, जिन रास्तों पे बहुत कम लोग चलते हैं, तो मुझे लगता है पत्थर और पानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उत्तराखंड की दुर्गम भूगोल पे लिखी गई बहुत चुनिंदा किताबों में से ये एक किताब है। केवल 101 पेज की पतली सी किताब है
और बहुत ही साधारण इसका कवर है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको देख के लगेगा कि बहुत साधारण कवर है, लेकिन इसकी छपाई पर मत जाइए, इसके रंग रूप पर मत जाइए, जाइए आप इसके शब्दों पर जो कि इतने शानदार हैं, इतने जीवंत हैं, विवरण इतने अच्छे हैं। और अगर आपने एक्चुअली ऐसे ट्रैक्स किए हैं जो कि दुरूह जगहों के ट्रैक्स होते हैं, तो आपको लगेगा कि आप वाकई अपनी ही यात्रा को जी रहे हैं। अच्छा, इस किताब की एक बहुत ही रोचक बात यह है कि जो रास्ते की जो आवाज़ें हैं, पानी के छलछलाने की आवाज़ें, झरने के गिरने की आवाज़ें, घोड़े की पदचापों की आवाज़ें, घोड़े की घंटियों से निकलने वाली आवाज़ें, उन आवाज़ों का क्या सुंदर इस्तेमाल किया है। उन आवाज़ों को पहले इन्होंने ख़ुद में जज्ब किया है और उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरी किताब में इस्तेमाल किया है। मैं कुछ हिस्से पढ़ के भी आपको इस किताब के सुनाऊँगा ताकि वो बात आप महसूस कर सकें जो मैं कह रहा हूँ। चलिए एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ, इससे आपको इनकी राइटिंग का थोड़ा सा पता लगेगा। ढलान शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए गोरी की गति बहुत तेज़ नहीं थी। गोरी में भागीरथी और अलकनंदा से ज़्यादा पानी है। पिछले वर्ष मैं भागीरथी से गंगोत्री तक और अलकनंदा को बद्रीनाथ से आगे माणा तक दिखाया था। दिन भी यही थे, मध्य बरसात के नहीं कि गोरी का पानी अस्थायी रूप से बढ़ गया हो। धूप तेज हुई तो पेड़ पौधों की छांव भी घनी हो गई। अपने सघन समूह को लांघकर या उनके तले आगे बढ़े हुए अगल बगल से अलग हुए पत्तों की हरियाली धूप से टकराकर किंचित पारदर्शी हो गई थी। ऐसी पारदर्शी हरियाली के अंश अब सब तरफ नजर आने लगे थे। पत्तियों के छितराव ने धूप की चिलक को भी हर तरफ छितरा दिया था। उस इलाके की हरियाली असाधारण हो जाती है हर साल। उस हरियाली पर धूप से सारा इलाका तेजस्वी हो गया। हरियाली, धूप और उसका एहसास पूरे उभार पर आ गया। रास्ते के किनारे चट्टानों पर झूलती हुई चौड़ी और गोल मटोल ध्यूपात की चिकनाहट धूप में स्पष्ट हो गई। ध्यूपात यानी घी का पत्ता। ख्याल आया कि लोकमानस ने इस पौधे को कितना सटीक और वर्ण के अनुरूप नाम दिया है। एक्चुअली ध्यूपात नहीं है, ये घ्यूपात है। घ्यू मतलब पहाड़ी में घी होता है। दोनों तरफ से पहाड़ और ऊंचे हो गए थे और बीच में गोरी गरज रही थी। हिमालय नजदीक आता है तो उन पर्वतों में भी आकाश छूने की प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है जो हिमालय के निकट होते हुए भी हिम वंचित हैं। आंखें उठाकर उनकी तरफ देखो तो उन पर ज्यादा ऊंचाई पर उगी हुई बोलो घास, शब्दार्थ हुआ घास के बच्चे, की स्वप्निल हरियाली कांपती हुई सी दिखती है। नजर को बहकाती है, आत्मा स्थिर नहीं रह पाती। रहस्य लोक उसे अपनी तरफ ले जाता है जहां तक वह जा सके। पिछले बरस गढ़वाल में हरसिल से आगे गंगोत्री की ओर जाते हुए मैंने ऐसा ही महसूस किया था। मुंशियारी के गर्व्यांग की तरफ की एक शिक्षिका ने कहा था, काली नदी की घाटी कहीं कहीं इतनी गहरी है कि आसमान बहुत छोटा दिखाई देता है। एक हाथ का पंजा सिकोड़ते हुए उसने उस आसमान का आकार भी दिखाया था, इतना सा। मैंने गहरी घाटी से गुजरते हुए कई बार सिर के ऊपर नीले आसमान की तरफ देखा। उसका कटा फटा सीमित विस्तार जतला रहा था कि तुलना देखे बिना हो ही नहीं सकती। देखे बिना कोई रचना संभव नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अमूर्तन भी देखे हुए पर निर्भर है। काली नदी की घाटी न जाने कितनी गहरी है। तो इस छोटे से विवरण से आपको समझ आ गया होगा कि एक पूरी फिलॉसफी इस पूरी यात्रा के साथ चलती है और वो फिलॉसफी जहाँ से उपजती है वो प्रकृति है। प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पहाड़ के कई तरह के शब्द हैं जो कि अमूमन आपको सुनने को नहीं मिलते, वो इस किताब में दर्ज हो गए हैं। उन्होंने चलते हुए ऐसे कई शब्द पहाड़ के बोले हैं, लिखे हैं इस किताब में जो आपको अब सुनाई नहीं देते। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ग्लॉसरी भी साथ साथ चलती रहती है पहाड़ की इस किताब में। ये भी इस किताब की बहुत अच्छी बात है। जैसे अब उन्होंने एक जिक्र किया है रूपसी बगड़ का। अब बगड़ जैसे जो शब्द हैं
वो कहाँ सुनाई देते हैं? रूपसी बगड़, रक्सी बगड़, ऐसे शब्दों का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। या फिर रक्सी का इन्होंने इस्तेमाल किया है। पहाड़ की अपनी एक शराब होती है रक्सी, उसका इन्होंने ज़िक्र किया है। 100 पन्ने के आसपास की इस किताब में ऐसे न जाने कितने शब्द आपको मिलेंगे। जैसे ये एक छोटा सा हिस्सा मैं फिर सुनाता हूँ आपको, उससे पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ कि ध्वनियों का जो इस्तेमाल है। 2-3 मोड़ काटने पर गोरी अपने पूरे खमकताल सहित सामने आ गई। राशि राशि बूंदें हवा में उछल रही थीं, कहीं धुंध उत्पन्न करती हुई और कहीं सूरज की जद में आकर इंद्रधनुष बनाती हुई। कभी कभी भूला भटका सा कोई पक्षी बूंदों से धुंध के पार, इंद्रधनुष के पार चट्टानों तक चला जाता और फिर वैसे ही लौट आता। नदी में बाढ़ आ जाए तो उस तरफ के लोग कहते हैं गाड़ बोली गए, मतलब नदी पगला गई है। रूपसी बगड़ और उससे मील 1.5 मील आगे तक गोरी हर वक्त पगलाई रहती है। ढलान, पत्थर और चट्टानें रह रह कर उसका बहाव रोकती हैं, उसे छलांग लगाने के लिए मजबूर करती हैं और इस चुनौती के जवाब में बोराई हुई गोरी हुंकारती हुई और तेज़ बहने लगती है। तो किताब के जो हिस्से मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं उससे आपको एहसास हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार किताब है, कितनी डिटेलिंग इसमें यात्रा को लेकर है और अपने आसपास की जगहों के बारे में है। अपने पूरे कल्चर को एक तरह से ये किताब दर्ज करती है इन कुछ पन्नों में। तो अगर आपको यात्रा वृत्तांत पढ़ने का शौक़ है और ऐसी जगहों के यात्रा वृत्तांत पढ़ने का शौक़ है जहां आमतौर पर यात्री नहीं जाते, तो आपको नेत्र सिंह रावत की ये किताब पत्थर और पानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसे ही यात्रा संस्मरणों के बारे में मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। वो संस्मरण जो मैंने पढ़े हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है और जिनसे उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, वरना यात्राओं का मज़ा तो उनसे आएगा ही। ऐसे ही और किताबों के बारे में जानने के लिए, यात्राओं से जुड़े और वीडियो देखने के लिए आप यात्राकार उमेश पंत को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें और नए साल में ढेर सारे यात्रा वृत्तांत ज़रूर पढ़ें।